प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। सांख्यिकी भाग 3 में हम और कुछ क्वेश्चन है वो हल करने जा रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल 5 प्रश्नावली 14.4 का दिया हुआ है कि निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। 60 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर वेतन है 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक। 3,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, 5,000, 6,000, 7,000 और 8,000, 9,000 और 10,000 रुपये। ये कर्मचारियों का वेतनमान है, यहाँ पे दिया हुआ है 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक। और व्यक्तियों की संख्या आगे दी हुई है 16, 12, 10, 8। यहाँ पर 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1, 6, 4, 3 और 1। ये जो टोटल कर्मचारी हैं ये 60 है। पहले सवाल को समझिए कि 16 कर्मचारियों को 3-3 हज़ार रुपये महीने के मिलते हैं फैक्ट्री में। 12 कर्मचारियों को 4-4 हज़ार रुपये, 10 कर्मचारियों को 5-5 हज़ार रुपये, 8 कर्मचारियों को 6-6 हज़ार रुपये, 6 कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये। इस तरह से इन कर्मचारियों का है। एक कर्मचारी ऐसा है जिसको 10,000 रुपये मिलता है। तो ये टोटल यहाँ पे इनको जोड़ेंगे हम, तो ये 60 होते हैं। तो इनका योग, इसको हम क्या कहेंगे, एफ आई मान लेंगे इसको। एफ आई ये फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, तो एफ आई इसको कैपिटल एन भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 60, यानी 6 और 2 8, 8 16 और 10 26, 27 और 3 30, हासिल 3, 4 5 और 6। इनका योग 60 होगा क्योंकि ऊपर 60 ही कर्मचारी दिए हुए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है कि 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन, यानी किसी को 3-3 हज़ार मिलता है, किसी को 4-4 हज़ार मिलता है, किसी को 5-5 हज़ार, एक को 10,000। तो माध्य वेतन का मतलब है कि औसत प्रत्येक कर्मचारी के हिस्से में कितना कितना वेतन यहाँ पे आता है वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 रुपये 16 कर्मचारियों को मिलते हैं, तो इनको टोटल वेतन, टोटल रुपये कितने मिलते हैं, तो 16 को 3 से हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 3,000 को 16 से, 16 ये हो जाएंगे हमारे 48। जीरो वाला गुणा करना बहुत आसान है। 16 को आप 3 से गुणा कर दीजिए। 16 का पढ़ा पढ़िए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48 और 3 जीरो लगा दीजिए, तो ये 48,000 रुपये कुल हो जाएंगे इनके 16 कर्मचारियों के। इसमें 12 है कर्मचारी, यहाँ 4,000 रुपये है, तो 12 चौके 48, ये भी 48,000 हो गया। इसमें 10 कर्मचारियों को 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो यहाँ पर 5 एकम 5 या 10 पंजे 50,000 हो जाएगा। ये यहाँ पर 6,000 है, 8 कर्मचारी हैं, तो 8 छिके फिर ये 48,000 रुपये। ये 7 छिके 42,000 रुपये। ये 8 चौके 32,000 रुपये और यहाँ पे 9 तिये 27,000 रुपये। और ये 10,000 रुपये एक ही कर्मचारी है, तो 10 एकम 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने है वो टोटल रुपये कितने हैं वो हमने निकाल लिए। एक आदमी की तनख्वाह 3,000 है, तो 16 की कितनी होगी, 48,000। इस तरह से करके हमने है इनका है वो सबका वेतन अलग अलग निकाल लिया। तो सारणी के अंदर अपने ये दो चीज़ें प्रश्न में दी हुई है। वेतन रुपयों में दिया हुआ है, कर्मचारियों की संख्या दी हुई है। या तो ये सारणी के अंदर दिए हुए होंगे बना करके, नहीं तो पंक्ति में दिए हुए होंगे।
कि 3000, 4000, 5000 इस तरह से नीचे 16, 12, 10 लिखा होगा। तो यहाँ पर इसको देख करके नकल करके पहले कॉलम में लिख लेना है, दूसरे कॉलम में कर्मचारियों की संख्या लिख लेनी है, और तीसरे कॉलम में हमें वो इनका गुणा करेंगे कि एक आदमी को 3000 है तो 16 को कितने मिलेंगे, कर्मचारी या आदमी एक ही बात है। तो 48,000 रुपये हम इनका गुणा करके और ये रकम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे। तो योग करने के लिए सबसे आसान, सबके आगे 3 जीरो लगी हुई है तो अपने भी 3 जीरो लगा लेते हैं। अब क्या है, 7 और 2 9 और 2 11 और 8 19 और 1 20, 7 27 और 8 35, 35 का 5 हासिल है 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 4 13, 4 17, 5 22 और 8 कितने हो गए 30। तो ये 3,05,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,05,000 रुपये इन सब का टोटल हो गया। यानी 60 कर्मचारियों को 3,05,000 रुपये कुल मिलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा FI/XI है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा FI/XI। यहाँ सिग्मा किसको प्रकट करता है, सिग्मा किसको प्रकट करता है, यहाँ जैसे अपने पहले भी बढ़ चुके हैं, सिग्मा किसका संकेत है, ये योग का संकेत है, यानी उपरोक्त का योग सिग्मा। यहाँ FI है तो सिग्मा FI और FI/XI है तो सिग्मा FI/XI। तो यहाँ पर हमें टोटल 60 कर्मचारियों की तनख्वाह का योग प्राप्त हो गया। और ज्ञात हमें क्या करना है कि प्रत्येक कर्मचारी के हिस्से में कितनी तनख्वाह, यानी किसी को 10,000 मिलती है, किसी को 9 मिलती है, तो बराबर बराबर हिस्सा हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक कर्मचारी के अगर ये तनख्वाह सबको मिला करके 60 आदमियों में बांटे हम तो कितनी कितनी उनके हिस्से में आएगी। अब हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा फार्मूला क्या होता है, ये जो टोटल संख्या इसमें हमें 60 का भाग देना है। तो हमारा सूत्र होता है माध्य बराबर, या x की बार भी कहते हैं इसको, सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। यानी जो टोटल तनख्वाह है इसमें हम क्या है भाग दे देंगे। तो टोटल तनख्वाह थी हमारी ये 3,05,000 और बटे में 60, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गई रकम। इसमें हम किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। अब यहाँ पे 6 का भाग देना है तो मैं 6 का भाग दे करके आपको बताता हूँ कि आगे दशमलव भी आएगा इसमें, तो वो भी हम साथ में समझ लेंगे। तो इसको एक बार आप ध्यान से समझ लें कि यहाँ पर इस तरह से ये रकम है और इसमें हमने किसका भाग देना है, 6 का। तो पहले 6 पंजे 30, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ सीखने मिलेगी, ध्यान देवें। यहाँ पर ये भाग मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसमें आप 2-3 चीज़ें सीखेंगे। कई बार हम क्या है भाग में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, 9वीं 10वीं वाले भी गलती कर देते हैं। पहली बार 3 पे तो जाता नहीं है तो 30 पे जाएगा, तो 6 पंजे 30। अब हम क्या उतारेंगे, इसमें तो कुछ भाई बचा नहीं, तो हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे 5 उतारेंगे। अब 5 है वो क्या हो गया भाई, 6 से छोटा हो गया, तो भाग तो जाता नहीं है। यहाँ पर जब भाग जाता नहीं है ना तो हम क्या करेंगे, ये 5 उतार लिया, अब आगे इस जीरो का नंबर आएगा। भाई यहाँ पे ध्यान दें आप, ये जीरो हम नहीं उतार सकते, जीरो उतारने की छूट नहीं है। अपने जैसे बागड़ी भाषा में कहते हैं ना, यहाँ पर भाग टूट गया भाई, हमें ऊपर से एक ही अंक उतारने की छूट होती है भाग में, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर शेष बच गया तो ठीक है, शेष नहीं बचता है ना, तो जब हम भाग की आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो केवल एक ही अंक उतारने की छूट होती है, और वो हमने 5 उतार लिया। अब 5 क्या है, 6 से छोटा है, तो भाग जाता नहीं है। तो यहाँ पर अपने देसी भाषा में या बागड़ी भाषा में कहते हैं कि भाग टूट गया। अब भाग टूट गया तो क्या करेंगे,
भाग टूटने की उत्तर में एक जीरो लगाएंगे भैया अपने। देखो ये नई चीज मिली कि नहीं अपने। तो भाग टूटे की जीरो लग गई। अब अपने को यहाँ पर क्या है, ये जीरो उतारने की यहाँ छूट है, तो ये जीरो यहाँ नीचे उतार लेंगे। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 आठे 48। 6 नहीं में 54 नहीं ले सकते क्योंकि 50 है, वो छोटा है, 54 बड़ा हो जाता है। तो 6 आठे 48, 10 में से 8 गया 2, फिर ये जीरो भी और उतार ली, और फिर 6 तिये 18। अब क्या करेंगे, 10 में से 8 गया 2। अब हमारे पास क्या है, ऊपर उतारने को कुछ नहीं बचा भाई, ये सारा जो था वो नीचे उतर गया। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको सही बटे में लिखें कि 5083 सही 2/6, परंतु यहाँ पर हमें क्या है, उत्तर दशमलव में निकालना होता है, सही बटे वाली बात नहीं है। तो अब 2 के ऊपर भाग जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद में हमें यहाँ पे एक जीरो लगाने की छूट मिल जाएगी। फिर हम भाग देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा, 6 तिये 18। ठीक है, फिर कितने बच गए, 2। इस तरह से हम और भाग देंगे आगे, तो क्या है, बार बार यही आता जाएगा भाई। फिर भाग दो अपने, तो फिर 6 तिये 18। फिर कितने बच गए, 2। फिर 6 तिये 18। हम क्या करेंगे, कम से कम हमें उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना होता है। और अगर हम गणित में बिल्कुल शुद्ध उत्तर चाहते हैं, तो भाग की प्रक्रिया दशमलव के 3 स्थानों तक कर लेंगे, और फिर जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, 5083.333। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5083.33 रुपये। ये माध्य वेतन आ जाएगा, यानी प्रत्येक कर्मचारी को 5083 रुपये और 33 पैसे मिलेंगे। जो तनख्वाह अलग अलग मिल रही थी, किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 3,000 मिल रही थी। तो ये जो रुपए हैं सारे, हम अगर सब कर्मचारियों को इकट्ठा करके 60 को तनख्वाह दें, तो उनके हिस्से में 5083 रुपये 33 पैसे आएंगे। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पर तो लिखा है 3 तक निकलवाया हमसे भाग, समझाया भी साथ में, अब ये तिया कहाँ गया। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, मैं आपको इसको अलग से समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान देवें आप भी। हमें क्या करना है दशमलव वाले में, तो ये क्वेश्चन तो अपना पूर्ण हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बीच में आ गई है, तो मैं ये आपको समझा ही देता हूँ कि दशमलव का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। तीसरा अंक है वो कहाँ गया, ये बात आपके सामने एक नई उत्पन्न हो गई कि भाग तो हमें यहाँ से करा लिया, और भी करेंगे तो हम क्या है, 2 2 बचते जाएंगे, 3 3 करते जाएंगे। परंतु अगर हमने गणित में सही शुद्ध उत्तर निकालना है, तो दशमलव के आगे 3 अंकों तक का भाग करेंगे। इसकी प्रक्रिया है वो, अब बीच में जब बात आ ही गई है, तो मैं आपको बीच में समझा देता हूं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि दशमलव का मान है वो शुद्ध कैसे निकालें भी, बिल्कुल हमें सही प्राप्त हो जाए। जैसे हमने कोई सवाल हल किया और उसका हमें उत्तर प्राप्त हुआ 5.468। एक ये उदाहरण लेते हैं हम, और एक ले लेते हैं। एक हमने सवाल हल किया, उसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ 6.323। अब इन दोनों को देखिए किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो तीसरा अंक है, इसके ऊपर ध्यान देना है हमने। ये अंक 5 6 7 8 9 हो, तीसरा अंक क्या हो, 5 6 7 8 या 9। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख करके ये जो हमारा अंक है 6, इसमें एक अंक इसका बढ़ा देंगे और हम इसका 7 कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर है वो फाइनल उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर आते हैं अपने, यहाँ पे है 6.3 तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे तीसरे अंक पे हम ध्यान देते हैं, तो ये अंक हमारा 5 6 7 8 9 में से नहीं है,
तब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देते हैं, तो इसका उत्तर हमें ये प्राप्त होगा। और समझें आप इसको दूसरे उदाहरण के द्वारा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने। जैसे हमने कोई सवाल हल किया, उसका उत्तर हमें प्राप्त हुआ 8.789, और एक सवाल हल किया हमने, उसका उत्तर प्राप्त हुआ 7.654। अब इनको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, 8.79, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा अंक है वो 5, 6, 7, 8, 9 में से एक है, यानी 9 है। तो जो इधर वाला अंक है उसमें एक अंक की बढ़ोतरी कर देंगे, तो हमें गणित में बिल्कुल शुद्ध मान मिलेगा। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर है 7.65 ही रहेगा, क्योंकि जो तीसरा अंक है वो क्या है, 5 से छोटा है। तीसरा अंक 5 से छोटा हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 0 हो। तो अब हमें ये बात है वो अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि गणित में अगर हमने सही शुद्ध उत्तर निकालना हो तो हमें तीसरे अंक पे ध्यान देना है। तभी हम गणित में क्या है, दशमलव के बाद 3 अंकों तक भाग करना सिखाते हैं। अगर बिल्कुल सही उत्तर निकालना है तो हमें यहाँ पर भाग की प्रक्रिया है वो 3 अंकों तक करनी पड़ेगी। जैसे हमने पिछले सवाल में की थी, तो हमें 0.3333 मिल रहा था, तो उसमें क्या है, 2 अंक हमने 3 3 ले लिए, और तीसरा अंक जो कि 5 से छोटा था, यानी तीसरा अंक यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 ये होना चाहिए। तो ये बात आपके अच्छी तरह में समझ में आ गई होगी। एक और प्रश्न लेते हैं हम, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। व्यक्तियों की दैनिक आय क्रमशः 250 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और 275 रुपये है। इनका माध्य ज्ञात करो। यह आय दी हुई है व्यक्तियों की, इनका हमने माध्य ज्ञात करना है। माध्य और औसत एक ही बात होता है, तो माध्य बराबर x की बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, या औसत में क्या करते हैं हम, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब हमारे यहाँ प्रेक्षण क्या है, ये लिख लेंगे हम, 250 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 275, और यहाँ पर कुल राशियाँ कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है हमारी, 1, 2, 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, इनका योग करके 4 से हमें भाग देंगे, तो इनका योग हो जाएगा 1025। इसमें 4 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 256.25 रुपये। इनका सबका औसत वेतन हो जाएगा। भी किसी को 250 मिल रहे हैं, किसी को 200 मिल रहे हैं, किसी को 300 मिल रहे हैं। अगर हम इनको बराबर भागों में बांटेंगे तो 256.25 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। एक अन्य क्वेश्चन लेते हैं कि ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। माध्य नहीं, माध्यक, यहाँ पे कै लगा हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या तरीका किया था माध्य को हल करने का, कि इनको हमें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखेंगे तो
तो आरोही क्रम हमारा क्या होता है, बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उसके बाद में बड़ी, फिर उसके बाद में बड़ी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 144, उसके बाद में 145, 145 के बाद में 47 और 48, 148 के बाद में ये पड़ी 149, 144 हो गई, 145 हो गई, 47 हो गई, 48 हो गई, 49 हो गई। साथ के साथ निशान लगाते जाएंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होगी। 149 के बाद में इनसे बड़ी है 150, फिर इसके बाद में 152, फिर 155 और फिर 160। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल कितने आंकड़े हैं, कुल 9 है। यहाँ पर कुल आंकड़े कितने हैं, 9। तो 9 क्या है, एक विषम संख्या है हमारी। और विषम संख्या के लिए हमें सीधा पता है कि माध्य क्या होता है, जो बीच में हो। तो ये संख्याएं 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, तो इसका माध्य कितना आ जाएगा, 149। यानी माध्य जो बीच में बचा, 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है, ये तो संख्याएं विषम थी, अगर सम हो तो यहाँ पर एक संख्या और बचती है। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों का योग करके 2 से भाग दे देंगे, तब माध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य क्वेश्चन और लेते हैं हम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में इनको आरोही क्रम में लिखते हैं या आरोही क्रम में रखते हैं, एक ही बात है। आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में सबसे छोटी यहाँ क्या है, 2 दिखाई दे रही है, तो वो 2 लिखेंगे। 2 के बाद में 3 है, तो 3 एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद में 4 है, तो 4 एक बार ये पड़ा है, एक बार यहाँ रहा, एक बार यहाँ रहा, तो 4 4 4। इसके बाद में 5, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 बार लिख लिया। उसके बाद में 6, तो एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 6 6 6 ये लिख लिए। उसके बाद में 7 है, तो 1 2 और 3, 7 भी 3 बार है, तो 7 7 7। उसके बाद में 9, तो 9 1 2 3 4, 9 यहाँ 4 बार आया है, तो 9 9 9 9 और 10 से 2 बार आ रहा है, ये पड़े। तो अब हमारे यहाँ पे सबके गुड लग चुके हैं, सारे आंकड़े यहाँ पर आ चुके हैं। आरोही क्रम में हमने इसको लिख लिया है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन है और वो कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर 9 सबसे अधिक बार, अर्थात 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक क्या होगा, हमारा 9 हो जाएगा, 4 नहीं होगा यहाँ बहुलक। कई बार हम क्या है 4 लिख देते हैं, बहुलक 4 नहीं होगा। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पर 9 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। देखने भी पता चलता है, 7 3 बार आ रहा है, 6 2 3 बार आ रहा है, 5 2 ही बार है, 10 2 बार है।
यहाँ बड़ी और छोटी संख्या का कोई मतलब नहीं है। 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो बहुलक जैसा कि नाम में ही अपने इसमें स्पष्ट है, बहुलक, बहु जो बहुत बार आए, जो बहुत बार आए, बार बार आए, वो बहुलक होता है। आरोही क्रम में लिखेंगे हम ना, तो यहाँ पे हमें छांटने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो हम यहाँ यहीं से भी उठा सकते हैं उत्तर, परंतु यहाँ गलती होने की संभावना हो जाएगी आरोही क्रम में लिख करके। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी अगर हमें पूछ ले कि इसका परास क्या होगा, तो परास क्या होता है। परास भी शब्द हमारा एक आया था, पहले भी हमने सवाल हल किए थे। तो परास शब्द क्या था, विचर के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं। ये भी यहां पे ध्यान दे लें कि परास क्या था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विचर के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं। तो यहां पर हम परास निकाल सकते हैं इसी सवाल का। तो हमारा परास क्या हो जाएगा, परास बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें अधिकतम मान कितना है हमारा 10, और न्यूनतम मान कितना है 2। तो हमारा परास आ जाएगा 8। परास या जिसको परिसर भी बोलते हैं, तो ये हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। अधिकतम मान में से हमें न्यूनतम मान हमें घटा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार फिर दोहरा लिया, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, परास कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, आ जाता है। हमें प्रश्न है वो अधिक से अधिक करके देखने चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न को एग्जामिनर है वो घुमा फिरा के दे देता है थोड़ा सा, तो यहाँ हमें दिक्कत होती है। अगर हमने बार बार कई क्वेश्चन करके देख रखे हैं तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 15 है। समांतर माध्य यहाँ दे रखा है, सिग्मा एफ 20 हो तो सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करो। तो हमारा सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का, वो लिख लेते हैं हम। समांतर माध्य बराबर, हमारा सूत्र ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था इसके स्टार्टिंग में, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बटे में 1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माध्य हमारा क्या दिया हुआ है 15, तो 15 बटे 1, समांतर माध्य हमें 15 दे रखा है। और सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर ज्ञात करना है, तो बटे में सिग्मा एफ हमें दे रखा है 20, या समीकरण का नियम यहाँ पर लागू कर देंगे हम। इन दोनों का हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स को 1 से किया तो ये तो आ गया सिग्मा एफ एक्स, और 20 को किससे कर दिया 15 से, या 15 को 20 से, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 को 20 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30, और एक ये 0 लग जाएगी। तो हमें यहाँ पर 300 है वो उत्तर प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान। सूत्र के द्वारा हमें 2 मान दिए हों तो तीसरा मान हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। सूत्र, मुख्य सूत्र हमें याद होगा, उसमें मान रख दो और फिर समीकरण का नियम लागू कर दो। कोई तिरछा गुणा करना है या पक्षांतर करना है, या इस साइड से उस साइड कोई प्लस माइनस करना है, तो वो रकम है ले जा करके हम है वो उसका जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करेंगे वो हल हमें कर सकते हैं, और हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक अन्य ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेते हैं हमें, 15, 0, 10 और 5 का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 4 रकम है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 15 और 10 25, 25 और 5 30 हो गए। अब यहाँ पर हम 3 का भाग नहीं देंगे, भाग हमें 4 का ही देना पड़ेगा। तो 30 के 4 हिस्से, 30 के हमें 4 हिस्से करने हैं। तो ये 7.5 है, 7.5 है, तो 7.5 और 7.5 कितने हो जाएंगे 15, और 15 दूनी कितने हो जाएंगे 30। तो हमें यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो 7.5 प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारा सही उत्तर, क्या होगा इसका, डी होगा।
डी, यानी डी में क्या लिखा हुआ है 7.5। तो ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर हमें मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों में और दिए हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हमें याद करने चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं तो हम इनसे हमें क्या है बहुत फायदा होता है, हमें सूत्र याद हो जाता है कि माध्य क्या होगा। जैसे यहाँ पे जीरो अलग सी आ गई थी, तो जीरो को भी लेना है, काउंट करना है, बटे में भाग 4 ही करेंगे, चाहे ऊपर जीरो है तो क्या हुआ, यानी किसी का जीरो है तो है, बाकी को 15 है, 10 है, 5 है, तो जोड़ेंगे और जोड़ करके भाग 4 से देंगे, 3 से नहीं देंगे। तो यहाँ पर इनका योग 15, 10, 25, 5, 30 हो जाएगा, और 30 को जब 4 से भाग देंगे तो 7.5 हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये हम बार बार मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। अध्यापक का काम केवल राह दिखाना होता है, समझाना होता है, और जितना हम समझेंगे और खुद करेंगे उतनी हमारे गणित के ऊपर है वो पकड़ मजबूत होगी। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।